पॉलिटी के 15 से 20 सवाल होंगे हमारे पास। सिमिलरली अगर हम देखें तो ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट 15 से 20, सी सेट 15 से 20 मुरली सर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ। हिस्ट्री के 10 से 15 सवाल है, इसमें एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न इंडिया तीनों इंक्लूड होंगे। करंट अफेयर्स प्लस साइंस, इससे 5 से 10 सवाल आपके आएंगे। अब हम ये देख लें कि एक्चुअल कंपटीशन कितना है आरसीए के अंदर। जैसे आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर 20 से 25 हजार बच्चे फॉर्म भरते हैं, 20 से 25 हजार। टोटल सीट्स हमारे पास कितनी है? 100। उसके बाद इंटरव्यू के लिए जो कॉलिंग होती है 325 से लेके 320, 3 गुना होती है, मगर सेम नंबर वालों को भी कॉल कर लिया जाता है। सिमिलरली जो ऐसे एवेल्युएशन होता है वो अप्रोक्सीमेटली 900 कैंडिडेट का किया जाता है, 900 कैंडिडेट का। अब इसमें हम कुछ चीजें हमें समझने की जरूरत है कि अगर हम 20 से 25 हजार का परसेंटाइज देखें तो 900 कैंडिडेट का 35%, मतलब हर 100 में से 35 बच्चे की ही ऐसे चेक होगा। तो ये पहला राउंड हो गया, आप इसको क्रॉस करेंगे। उसके बाद जब इंटरव्यू आएगा तो इंटरव्यू का जो परसेंटेज है 1.4 है, मतलब। Yeah, please go ahead, Yunus. जी, तो इंटरव्यू के लिए 325 से लेके 350 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाता है, जिसका मतलब अगर हम परसेंटाइल में निकालें 1.4% बनता है। और फाइनली जो सिलेक्शन होता है 100 सीट्स में तो 0.4%, समझ रहे हैं। और यूपीएससी का जो सिलेक्शन का रेशियो है 0.1%। मीन्स अगर हम देखें तो 99.6% बच्चा बाहर होगा। तो मतलब आप कंपटीशन की ग्रेविटी को ध्यान रखना है, क्योंकि क्योंकि कल के क्वेश्चंस कुछ आए और फिर हमने भी इस क्वारीज को एड्रेस किया। तो हमें ये चीजें देखना होंगी कि एक्चुअल पैटर्न क्या है, हम पढ़ा क्या रहे हैं और हमें पढ़ना क्या है। तो हमें करना कैसे, जैसे कुछ जो कल सवाल थे तो हमने उसको एड्रेस करने की कोशिश की है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने चाहिए सर। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 75 से लेके 85। इससे नीचे इसी के जाएंगे तो थोड़ा सेफ जोन नहीं होगा। इसके अराउंड आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको 90 प्लस इसलिए नहीं गया क्योंकि सी सेट के सवाल हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से टैकल करना होगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो 75 से 85 के अराउंड आप स्कोर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। फिर रहा कट ऑफ का सवाल, कुछ बच्चों को मैंने ऑलरेडी बता दिया था मगर क्वेरी हमारे पास फिर से आई थी। तो क्वेरी में आप ये देखिए कि जो हमने देखा कि कट ऑफ ज्यादातर बच्चों का सवाल था, तो 40 to 45 क्वेश्चन नेट। आप ये ध्यान रखिए, नेट हैगा। नेट मीन्स गलत सही दोनों का जो एग्रीगेट है, तो आपको 40 से 45 सवाल सही ही होना चाहिए किसी भी हाल में। अब इसमें आया कि सोर्सेस का, जैसे मैं ऑलरेडी कल बता चुका था, आज फिर से बता दो। आपको 11th की एनसीईआरटी पढ़नी होगी इकोनॉमिक्स के लिए, 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स, और कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक्स, चाहे विवेक सिंह पढ़ लें, रुनाल के नोट्स ले लें, या श्री राम कोचिंग के नोट्स ले लें, या आप कोई भी फंडामेंटल बुक जो फॉलो कर रहे हैं, मोर देन इनफ है। अब कुछ लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट जो लेक्चर्स हैं, आप रुनाल के फंडामेंटल लेक्चर्स को देख सकते हैं। मैं किसी कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मगर जो देखा है मैंने कि इनके टॉपिक्स शॉर्ट होते हैं और समझ में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल था कि करंट अफेयर्स को कैसे करें। तो करंट अफेयर्स के लिए रिविजन 365 मोर देन इनफ है इकोनॉमी की, और हमने उसमें और शॉर्ट कर दिया, कंपाइल कर दिया आप लोगों के लिए, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। और मैं कुछ टॉपिक्स जो पूछे गए थे कि सर क्या क्या सबसे बड़ा जो कल आपका डाउट था कि आप ये बताइए कि सर क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो हमने स्लाइड बनाई है और उसके द्वारा कोशिश करी कि आपके मैक्सिमम डाउट को सॉर्ट आउट हो जाए। इसलिए मैंने बोला थोड़ा वेट करिए, आपके मैक्सिमम डाउट विद इन हाफ आवर आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ टॉपिक है, हम इसको आपको प्रोवाइड कर देंगे इसकी फीड सर के थ्रू आपको ग्रुप में। तो फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। अब देखिए कुछ क्वेश्चन बच्चों को डाउट आएंगे, मैं आपको बता दूं। तो डाउट ये आएगा कि सर आप इतना बड़ा सिलेबस दे रहे हैं। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको ये चीज समझना होगी, क्योंकि आरसीए का आपका जो कंपटीशन है, मैंने इसका सक्सेस रेट क्या है 0.0
4%। समझ रहे हैं आप? तो ये आरसीए का जो कंपटीशन है बहुत हाई है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि जस्ट हमने फॉर्म फिल कर दिया और हमारा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये इंस्टीट्यूशन 33 बच्चे सिलेक्टेड दे रहा है हर साल, तो कुछ ना कुछ तो है इंस्टीट्यूशन के इसमें। तो अब मैं आपको कहूं कि कोई दूसरे कोचिंग की तरह, क्योंकि तनवीर सर जो हमेशा एक आपको ऑथेंटिक सोर्स प्रोवाइड करते हैं, और हमेशा उन्होंने हमसे यही बोला कि सर आप लोग ऐसा बताएं जिससे बच्चे का श्योर जो एग्जाम निकले। तो मैं आपको वो चीज कुछ नहीं करूंगा कि हम कोचिंग प्रमोशन के टाइप कुछ करें और हम आपको बोले कि नहीं नहीं बस आप हमारे क्लास अटेंड करिए, 15 दिन में आपका आरसी हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत जबरदस्त कंपटीशन है। 0.4% आप समझ सकते हैं इसकी ग्रेविटी को, और प्लस आरसी के बच्चों का आपको सामना करना खुद से होगा। तो इसी वजह से मैंने कुछ टॉपिक्स बताए, बहुत क्रिस्प करने की कोशिश करी है, और उसके बाद ये टॉपिक्स निकल के आए। ये फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, मैंने आपको सोर्स भी बता दिया है, आप किसी भी सोर्स से ये टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। तो सोर्स जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपसे, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जीडीपी, जीडीपी क्या होती है, उसी बाद जीएनपी, उससे रिलेटेड टर्म्स, जैसे कि हम बात करें कि उसमें आपको डिप्रिशिएशन को इंक्लूड करना होगा। जैसे डिप्रिशिएशन होता है कि वो नेगेटिव में है, उसकी कॉस्ट वैल्यू। हम आज मैं कुछ जो एक्सप्लेन करने लायक वो एक्सप्लेन करूंगा, मगर हमारा बेसिक होगा कि टॉपिक्स को कवर करें हम आज। उसके बाद नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होता है, उसके की कॉन्सेप्ट, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होगा उसके अंदर, जीवीए, क्योंकि ये इसी के तहत हमारी सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जीडीपी डिफ्लेटर, ये ये सब टॉपिक है, बस इसको आपको इसी टॉपिक्स को देखना है। रियल एक्सचेंज रेट और नॉमिनल एक्सचेंज रेट। अब उसके बाद मनी एंड बैंकिंग के सेक्शन को आते हैं, क्योंकि इसमें यह ध्यान रखना है कि इकोनॉमी जो होता है, आपको ही पता होगा कि ये टफ सेक्शन माना जाता है, ये इजी नहीं होता कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स को देखा जाए। अगर सीसेट के बाद अगर हम दूसरा सेक्शन देखें आरसी के एग्जामिनेशन में, मेरे अकॉर्डिंग कि जो होगा वो इकोनॉमी प्रॉब्लम करता है, क्रिएट करता है। इजी भी बहुत है, स्कोरिंग भी बहुत है, अच्छा खासा स्कोर देके जाएगा आपका अगर फंडामेंटल्स क्लियर है, और जो बच्चे ऑलरेडी यूपीएससी के अच्छे प्रिपरेशन के स्टेज पे हैंगे तो इकोनॉमी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद मैं आगे और बताऊंगा कैसे करना है। मॉनेटरी पॉलिसी, ये इसके जो टॉपिक्स हैंगे, मॉनेटरी पॉलिसी, सीआरआर, एसएलआर, एफडीआई, एफपीआई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड रिलेटेड टूल्स, जो वेरियस टूल्स हैं जिसमें गवर्नमेंट और आरबीआई इंटरवीन करती है। अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, मनी सर्कुलेशन, जैसे आपने पढ़ा होगा M0, M1, M2, इसे, ठीक है, मनी सर्कुलेशन। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, अब इसमें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आपको थोड़ा एक बैंक का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। जैसे हमने बोला था कि बैंक्स किस तरीके से आरबीआई को गवर्न करती है, फिर हमने पेमेंट बैंक पढ़ा था, एग्रीकल्चर, प्राइमरी एग्रीकल्चर, अर्बन कोऑपरेटिव्स, ये जो बैंक है ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आएगा। फिर बेस रेट, रेपो रेट, फ्लिप कर, देखिए हमने बहुत ही सब टाइप टॉपिक को भी कवर किया, जिसमें आपको सिर्फ टॉपिक्स देखना है, किसी भी सोर्स से पढ़िए, आपका इंशाल्लाह आपका होपफुली अच्छा स्कोर होगा इकोनॉमी के अंदर। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सालों से पूछा नहीं गया है, ये प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चन देखे हैं यूपीएससी के भी और आरसीए के भी। तो ये टॉपिक्स पूछा, जैसे साइक्लिकल होता है, सीजनल होता है, तो आपकी टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन आरबीआई एंड गवर्नमेंट, जो कल हमने डिस्कस किया था कि मॉनेटरी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए एक साइन हुआ था, क्योंकि लेटेस्ट तो कहीं ना कहीं घुमा के बार बार पूछा जा रहा है। उसके बाद सरफेसी एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अगर आगे बढ़े, गवर्नमेंट बजट, अगर गवर्नमेंट बजट में देखें, चूंकि ये इकोनॉमी को लिंक हो जाएगा पॉलिटिक्स साथ, तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 1110 हो गया, 1112 हो गया, 114 हो गया, 117 हो गया, ये 3-4 आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बजट का एक प्रोसीजर होता है कि बजट जब इंट्रोड्यूस कैसे किया, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन में आपको दे दिया कि बजट के कि किस तरीके से सिस्टमेटिक आप जमाइए, कि बजट का इंट्रोडक्शन क्या होता है, स्पीच क्या होता है, फिर डिस्कशन होता है, अप्रोप्रिएशन बिल होता है, फिर फाइनेंस बिल होता है। यूपीएससी ने भी इस बार पूछा है, तो आरसी भी पूछ सकता है, क्योंकि मैं आपको बस एक ही चीज बताना चाहूंगा,
यूपीएससी के अगर 20 पेपर होगा तो आरसीए का 19 पेपर होगा। मींस अगर हम उसको कंपेयर करें, 19 और 20 का फर्क मिलता है हमारे आरसीए के पेपर में, पीटी में। और अगर जिस दिन अगर सीसेट सेपरेट अभी इंक्लूड हैगा और सेपरेट कर दिया जाए तो कहीं से भी वो पेपर आपका बिल्कुल यूपीएससी को टच कर देगा। उसके बाद फाइनेंस एंड अप्रोप्रिएशन बिल, देखिए मैंने इसको एक्सप्लेन सेपरेटली टॉपिक में सब डिवाइड कर दिया है। गवर्नमेंट्स अकाउंट्स, तो गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स होते हैं, उसको आपको पढ़ना हैगा। बजट आपने क्लासिफिकेशन, अच्छा, गवर्नमेंट डेफिसिट, जैसे प्राइमरी डेफिसिट हो गया, फिजिकल डेफिसिट हो गया, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट। उसके बाद आपका फिजिकल पॉलिसी, एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम एक्ट इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया था। उसके बाद टैक्सेशन सिस्टम, जीएसटी। जीएसटी मैंने कल भी डिस्कस किया था कि टैक्स सिस्टम इंपॉर्टेंट है टॉपिक और ज्यादा। फाइनेंस कमीशन तो ये मान के चलिए कि इस बार हम यूपीएससी में भी देख सकते हैं और बिल्कुल आप आरसीए में भी देखेंगे होपफुली। और 5 ईयर प्लान्स के जो हेलो। ओवरव्यू, जो 5 ईयर प्लान्स है ना, आपको सिर्फ ओवरव्यू देखना है। क्या क्या देखना है कि कब इंट्रोडक्शन हुआ, फिर उसका टारगेट क्या था, मतलब ग्रोथ टारगेट कितना था, एक्चुअल में वो उसने अचीव कितना किया, उसके बाद ईयर क्या था, और उस टाइम में पीएम कौन थे। तो ये सिर्फ ओवरव्यू देखना है, आपको पढ़ना नहीं है ज्यादा। एक कहीं भी देखेंगे, किसी भी टेबल पे आपको मिल जाएगा, किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स में 5 ईयर्स। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सवाल आया है, पिछले बार भी आप देखेंगे आईएमएफ का सवाल पूछा गया है। तो इसलिए मैंने कहा कि आरसी में पूरे सेक्शंस को कवर किया जाएगा। कोई राम शॉर्ट कोई कैप्सूल नहीं है जो मैं आपको दे दूं, आप कहें कि ये 5 टॉपिक पढ़े, क्योंकि जब आप खुद सोचिए 15 से 20 सवाल ही आ रहे हैं तो टॉपिक तो इससे ऊपर ही होंगे ना। ये थोड़े ना कि केवल एक ही टॉपिक से पूरे सवाल पूछ ले जाएंगे, क्योंकि रेंज ज्यादा है इसकी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि इस बार ब्रिक्स लाइमलाइट में है। ब्रिक्स हो, ब्रिक्स लाइमलाइट में हैगा, इसका एक्सपेंशन हुआ है, ईरान को इंक्लूड किया, ठीक है। उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक, फिर डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ की कॉन्फ्रेंस हुई है, तो डब्ल्यूटीओ की कॉन्फ्रेंस के कारण इसमें एग्रीकल्चर और फिशरीज जो होगा, एग्रीकल्चर फिशरीज, वो करंट में मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद आपका ई कॉमर्स। ये 3 सेक्शन जो हैं अभी डब्ल्यूटीओ में बातचीत चली है, तो ये ध्यान रखना है, इसलिए डब्ल्यूटीओ इस बार इंपॉर्टेंट है। फिर नेशनल ये आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। उसके बाद जीआई प्रोडक्ट्स, आपको जीआई करंट से लिंक करके देखना होगा। जीआई प्रोडक्ट्स होता है ना, जीआई, क्योंकि हम जीआई प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, 1990 जो एक्ट है हमारा। उसके बाद नेशनल आईपीआर पॉलिसी है, और G20 में जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड डिक्लेरेशन की गई हैं, आपको उसको देखना आएगा। उसके बाद अब मिसलेनियस टॉपिक कुछ बचे हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं एमएसपी, क्योंकि इस बार फार्मर प्रोटेस्ट था, तो एमएसपी फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन और पीएम किसान, क्योंकि एक अम्ब्रेला स्कीम है हमारे पास, ठीक है। जीएम क्रॉप्स, क्योंकि सीएम मस्टर्ड जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सनराइज इंडस्ट्री है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएम किसान योजना, अन्य योजना जो चल रही है, ठीक है। और एफसीआई, पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया रिलेटेड कमिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछा गया था आरसी में प्रीवियसली, कि पॉवर्टी एस्टिमेट हेड काउंट जैसे रेशियो बोला जाता है, और जो 4-5 कमेटी बनाई गई सिंस इंडिपेंडेंस, तो आपको उसको देखना आएगा। सिर्फ देखना आएगा कि आज उनका बेसिक क्या था, ज्यादा कुछ नहीं है, बस रखना कैसे है। एमएसएमईज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इंपॉर्टेंट, उसके पोस्टुलेट देख लीजिए, केवल मोर देन इनफ है। कोर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज फेवरेट टॉपिक है आरसीए का, बहुत सालों से पूछा नहीं गया है, तो होपफुली इस साल हो सकता है पूछ लिया जाए। फर्टिलाइजर सब्सिडी, एलपीजी रिफॉर्म्स एंड इंपॉर्टेंट क्रॉप थोड़ा देख लेना, जैसे बीट हो गया, शुगर केन हो गया, राइस हो गया, ठीक है।
और भी जो बेसिक बेसिक क्रॉप्स होती हैं हमारी, उसको देखना पड़ेगा रैंकिंग, कौन सा प्रोडक्शन कैसा है, मतलब कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है आपका। तो वो आपको थोड़ा बहुत इसको ओवरव्यू देखना पड़ेगा। उसके बाद तब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने कवर करने की कोशिश करी है वो करंट अफेयर्स। अगर 365 आप ना पढ़ पाए, ठीक है, जो मैंने बोला है, तो मैंने आपके लिए आसानी ये कर दी है कि मैंने उसको थोरोली स्टडी करा और आपको जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा, जो बच्चे नहीं कर पाए टाइम कम होने के कारण, तो इन टॉपिक्स को तो एटलीस्ट आप देखना पड़ेगा आपको, और इसको लिंक करना है आपको स्टैटिक पोर्शन से। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्योंकि लखपति दीदी योजना इंपॉर्टेंट है, लाइमलाइट में है, गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोट किया, तो ऐसा जी आपको देखना आएगा। ठीक है, ऐसा जी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। उसके बाद ऑफ बजट बोरिंग, फिर अभी कुछ स्टेट ने अभी देखा होगा, जैसे केरल है, केरल ने गया था सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि केरल केरल गवर्नमेंट का मानना है कि हमें ग्रोथ में दिक्कत आ रही है, हम फाइनेंसेस अपने कर नहीं पा रहे हैं बहुत अच्छे से, तो वो देखना पड़ेगा आपको। WTO समिट में ऑलरेडी बता चुका हूं, तो वो उधर से लिंक कर लें या इधर से लिंक कर ले, वो करंट ओरिएंटेड पूछेगा बेसिकली, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि उनकी जो बेस है वो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है नोबेल प्राइज में, क्योंकि जो उनकी रिसर्च थी, जो नोबेल प्राइज की विनर थी लेडी, उन्होंने वुमेन से रिलेटेड उनकी रिसर्च वुमेन से थी, तो वुमेन तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे। उसके बाद लिबोर, अब क्या है कि लंदन एक्सचेंज को मुंबई एक्सचेंज में आपको पैसे का कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड, डेटेड सिक्योरिटीज, ये पहले ही बता चुका। सेबी, फिर लाइमलाइट में सेबी के फंक्शनिंग क्या है, एक क्वेश्चन पिछली बार ही पूछा गया है, और अभी सेबी में वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में लॉन्च हो चुका है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, आपने पिछले साल भी सवाल देखा इसका, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, और इस साल भी हम उम्मीद कर सकते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का सवाल दिख सकता है, क्योंकि एक टारगेट आपको देखना पड़ेगा, इसका टारगेट क्या है। डी डॉलराइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बनेगा डी डॉलराइजेशन का, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है, तो ध्यान रखें डी डॉलराइजेशन होता क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी हम जो इतना भी ग्लोबल इकोनॉमी है वो डॉलर के टर्म में मेंटेन करी जा रही है, मगर ब्रिक्स नेशन का और भी जो ग्रुप्स हैं उनकी कोशिश है कि डॉलर के बियॉन्ड जाया जाए। नेशनल टर्मरिक बोर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको 2 बार हाईलाइट करके रखिए आप, यूपीएससी में भी हो सकता है ये टॉपिक दिखे इस बार, क्योंकि टर्मरिक बोर्ड बनाया गया है भारत के द्वारा। उसके बाद नाबार्ड हमेशा लाइमलाइट में रहेगा। नाबार्ड कब बना आप देख सकते हैं, 1982, ठीक है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर को फाइनेंस प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वैसे बेसिकली इनडायरेक्टली प्रोवाइड करेगा ये। फर्टिलाइजर सेक्टर इन इंडिया, ये वाला टॉपिक, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, इंपॉर्टेंट है इस बार ये इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इसके ठीक। अपना एक कुछ इसका एक ईयर कंप्लीट हो गया है, तो ये इस बार इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया है ICAR, भले वो छोटा सा मैंने लिखा है मगर है बड़ा इंपॉर्टेंट। माइंस एंड मिनरल्स, फेवरेट टॉपिक इस बार यूपीएससी में भी और जामिया आसिया में भी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आप यूपीएससी क्यों बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि आप यूपीएससी और जामिया को आप सेपरेट नहीं देख सकते, टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मगर बोल रहा है कोई आपको बोल रहा है तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो इधर जो पेपर सेटर हैं उनकी एक अच्छी क्वालिटी है। तो माइंस एंड मिनरल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ ही लीजिए। क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि कुछ मिनरल्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिटिकल मिनरल्स की श्रेणी से हटा दिया है, जैसे लिथियम हो गया है, तो उसको कि बैटरी प्रोडक्शन इन सबसे रिलेटेड, तो आपको देखना होगा क्रिटिकल मिनरल्स। PLI स्कीम तो लाइमलाइट में है, IRDA इंश्योरेंस से रिलेटेड है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जो गुजरात में खुला है, ठीक है, उसको एक बार आपको देखना पड़ेगा। 365 में सब रहेगा, आप टेंशन ना लीजिए। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, वेरियस इंडिसेस, तो देखिए आपको जो इंडेक्स होते हैं वेरियस निकले हैं, तो आप इंपॉर्टेंट देख लेंगे इकोनॉमी के, शायद ही एक आध पूछा जाए। BIS, GI प्रोडक्ट, मैंने करंट देखिए, अब वो करंट में भी ये लिंक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो GI प्रोडक्ट्स हैं अभी रिसेंटली कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GI प्रोडक्ट्स को दिया होगा, तो आप थोड़ा एक बार ओवरव्यू देखें, रटना नहीं है मगर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कंपटीशन एक्ट, क्योंकि पिछले बार प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है और इसमें अमेंडमेंट हुआ है थोड़ा अभी, तो ये आप ध्यान रखें इसका। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अभी नई डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है, उसको देखना पड़ेगा आपको। फिर UPI में थोड़ा चेंजेस लाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। न्यूट्रिएंट बेस्ड
सब्सिडी पॉलिसी थोड़ा परिवर्तन किया है भारत सरकार ने। इंपॉर्टेंट स्कीम्स इन न्यूज, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज जैसे मिष्टी हो गई, ठीक है। उसके बाद जो भी एक दो इंपॉर्टेंट स्कीम है आप देख सकते हैं 365 के अंदर। तो ये होलिस्टिकली हमने कोशिश करी अपनी तरफ से कि आपको हम एक ऐसा ब्रीफ प्रोवाइड कर पाए जिससे आप अगर ये टॉपिक्स कर लेते हैं तो मैं होपफुली आपसे कह सकता हूँ 15 से 20 में से आप 10 से 15 तक जा सकते हैं। देखिए 5 सवाल का तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, ठीक है, और आपको सब करना भी नहीं है क्योंकि फिर उसके बियॉन्ड वो कुछ भी पूछ सकते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए 10 से 15 सवाल की मैं किसी भी हालत में अचीवेबल है, ये कोई इसमें नहीं है। अगर आपका एक बार स्टेटिक कंप्लीट हो गया होगा जिसका, क्योंकि मैं जहां तक उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी बच्चे हैं वो स्टेटिक पे अगर कमांड होगी तो ये टॉपिक कवर करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। 1 हफ्ते का टॉपिक्स हैं पूरे के पूरे। अगर आप यूपीएससी भी दे रहे हैं तो फिर उसमें से बढ़िया कुछ चीज ही नहीं है, क्योंकि फिर आपको अब हमें थोड़ा पैटर्न को कैसे सवालों को निकालना है उसके बाद फिर मैं डाउट लूंगा 10 मिनट के बाद। टेक्निक टू सॉल्व क्वेश्चंस, क्योंकि कल भी हमारे पास क्वेरी आई थी कि सर आप ये बता दीजिए कि किस तरीके से पेपर को सॉल्व किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेपर आते ही ओवरव्यू करना है। पेपर को आते ही ओवरव्यू करना है। किसी भी क्वेश्चन पे आपको स्टिक नहीं होना, ये ध्यान रखना है। किसी भी क्वेश्चन पे स्टिक नहीं होना, खासतौर पे सीसेट का क्वेश्चन जो रहेगा ना, टाइम टेकिंग होगा 2 घंटे में, क्योंकि आपको 2 घंटे में सीसेट का, देखिए आपके पास 2 आवर्स हैं, OMR भी फिल करनी होगी, ये मान के चलिए 5 से 10 मिनट लगते हैं। वो आके बीच में साइन भी कराएंगे 1-2 जगह। तो आपके पास 1 घंटा 45 मिनट होगा केवल, मोटा मोटा। अब 1 घंटे 45 मिनट में आपके पास 15 से 20 सीसेट के सवाल होंगे जो टाइम टेकिंग होते हैं, अच्छे खासे स्टैंडर्ड होता है। मुरली सर वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी हैं, अगर आप उनकी क्लास अटेंड कंटिन्यू रखेंगे, एटलीस्ट मैं ये कहूंगा जितनी भी हमारी फैकल्टी क्लास पढ़ाए ना, आप विश्वास रखिए, अटेंड करिए। विश्वास करेंगे ना तो आपको बहुत कुछ गेन होगा। बस हमें थोड़ा टाइम दीजिए। आपको सारी क्वेरीज, हमारी फैकल्टीज बहुत ही एक एक्सपीरियंस है जिन्होंने काम किया आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव ये समझ लीजिए। तनवीर सर ने बहुत अच्छा। तो उसके बाद 15 से 20 है, तो इस पर स्टिक नहीं करना, वो सर बता देंगे किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है सी सेट के। तो आप ये मान के चलिए आपके पास 1 घंटे 15 मिनट होंगे सवाल के, अगर मैं आधा घंटा सी सेट को मान के चलूँ तो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू, अगर आपने एक स्ट्रेटेजी के साथ सी सेट पेपर को नहीं सॉल्व किया तो मैं आपको बोल रहा हूँ आपका पेपर छूट जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इजी सवाल को आपको देखना होगा पहले, इजी सवाल को, कि जल्दी से जल्दी हम उसको सॉर्ट आउट करके, क्योंकि कभी कभार क्या पेपर में लास्ट में इजी सवाल होंगे और आप उसको देख ही नहीं पाओगे, आप कहोगे ओ शिट आप मिस कर गए। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो ये सब चीजें ना हो, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि पेपर आता हुए क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल से ना निकलें और उस वक्त निकलते वक्त कहें कि सर मुझे आता था और मेरा सवाल छूट गया। खासतौर पे इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये इजी सवाल होते हैं इसके। तो कैसे हैं हमें देखता हूं। तो पहला क्या देखना है कि आपको ना सबसे पहले क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि आरसीए में फ्रेमिंग में मैंने देखा कितने लड़के नोट नहीं पढ़ पाते, लिखा रहता है। दूसरा पूछा क्या है, पढ़ कुछ और ही रहे। तो ध्यान रखना, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। दूसरी टेक्निक है रीड द स्टेटमेंट्स। अब तो क्वेश्चन पूछ लिया, नॉट पूछा है या राइट पूछा है, पूछा क्या है। दूसरी बात है उसके स्टेटमेंट्स को देखना है कि वो कोई कीवर्ड तो नहीं है, कोई नेगेटिव वर्ड्स तो नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट को देखना है। फिर आपको स्टेटमेंट देखा, घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको ऑप्शन की तरफ जाना है, तुरंत ऑप्शन देखना है। क्योंकि स्टेटमेंट लाइट में क्यों पढ़ना है, आप सही गलत मत देखिए, बस पढ़ लीजिए स्टेटमेंट। क्योंकि हो सकता है ऑप्शन ऐसा सेट करा हो एग्जामिनर ने कि आप ऑप्शन से ही क्वेश्चन को निकाल ले जाए, तो उसमें टाइम 5 मिनट देने के कोई वक्त ही नहीं निकलेगा आपका। आप 2-3 मिनट में करके निकल जाएंगे, हर हो सकता है कोई 30 सेकेंड्स में निकल जाए उस क्वेश्चन को करके। तो आपको ना ऑप्शंस को तुरंत देखना है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट को एलिमिनेट करना, यूपीएससी के पैटर्न में ही की तरह एक्सट्रीम होते हैं, कैन नॉट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको
बताने जा रहा हूँ कि हाई चांसेस हैं कि इस साल जामिया आरसीए यूपीएससी की तरह अपना पैटर्न बदलेगा। बहुत हाई चांसेस है। नहीं बदलेगा वो भी हो सकता है, क्योंकि जैसे हो सकता है कि वो भी देखते हैं कि ट्रेंड क्या है, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। तो पैटर्न कैसा आएगा, अब यूपीएससी का 2023 का पेपर जिसने दिया है या देखा होगा, वो समझ गए होंगे पैटर्न में चेंज क्या है। मैंने सैंपल भी लगा के रखा है, आपको सैंपल दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, ये हमने 4 वैरायटी के सवाल देखे हैं। अब अगर हम देखें तो ये जो पिछले साल जामिया में पूछा गया था 26 वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है, थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। अदर थिंग्स रिमेन चेंज, अ राइज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल लीड टू। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, लीड हो गया तो क्या होगा, जिसे कॉन्सेप्ट पता हैगा वो जानता होगा कि एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अगर डॉलर पहले, अगर $1, ठीक है, 70 रुपए था, अब डॉलर मजबूत हो गया है। उनका कहने का मतलब है कि डॉलर मजबूत, अगर मतलब हमारी करेंसी, ठीक है, तो डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है, इंक्रीज इन एफडीआई, बिल्कुल है, क्योंकि उनको रिटर्न अच्छा मिलेगा यूएस को या फॉरेन करेंसी को, जो भी चाहिए। उसका इंक्रीज इन फॉरेन, फॉरेनर की कॉस्ट क्यों बढ़ जाएगी इंडिया के प्रोडक्ट खरीदने में, उसको तो उसका रुपया, उसका डॉलर मजबूत हुआ है, वो भारत में, उसको वो चीज सस्ते में मिलेगी। तो अब देखिए, अगर ये पिछले साल सवाल था, कितना इजी था इसका ऑप्शन, अगर मैं थर्ड को एलिमिनेट कर दूं, ये थर्ड को मैंने एलिमिनेट करा, ये गया, उसके बाद ये गया, अब हमारे पास दो तो है ही। अगर किसी कॉन्सेप्ट पता है, ये अगर जिसने भी फंडामेंटल्स पढ़ेंगे तो इसका आंसर ए आपके सामने आ जाएगा। तो ये पिछले साल पूछा गया था जामिया में। अब हम देखें दूसरी वैरायटी क्या होती है, जो पिछले साल और जामिया में भी पूछी गई है। जैसे कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट होगा और आपको स्टेटमेंट से वो पूछेंगे कि भाई क्या होता है, कैसा क्या है। जैसे पिछली बार बीटा पूछा गया था, तो मैंने बोला ना सेबी से रिलेटेड था। तो इस बार क्यों सेबी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेबी ने, मैं कोशिश कर रहा हूं लिंक कर दूं करंट से, सेबी ने T+0 का टाइमिंग करा है। T+0 में आप जो सिक्योरिटीज सेल आउट करेंगे उससे आपका हो जाएगा। तो अब बीटा का जो है ये ऑप्शन जैसे डी है इसका, तो इस टाइप की एक वैरायटी बनेगी इस बार, चांसेस बनेंगे डेफिनेटली। अब देखते हैं 2023 में जो यूपीएससी ने जो पैटर्न फॉलो करा है, जो मुझे लग रहा है इस साल जामिया आरसीए 50-50 चांसेस है वो इंट्रोडक्शन हो जाएगा इस पैटर्न का, चाहे इकोनॉमी में दिखे, चाहे पॉलिटी में दिखे, चाहे ज्योग्राफी में दिखे, मगर इंट्रोडक्शन होगा इस बार। जैसे इसमें क्या है कि हम पढ़ें, मैंने इसलिए बोला इसमें आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मैनी, अब देखिए, मैनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरीड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स, ठीक है। सेंट्रल बैंक जनरली assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी आया, सेंट्रल बैंक आया, ठीक है। तो मैंने आपसे यही बोला कि देखिए बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। अगर बी को देखें, ऐसे सी को देखें और डी को देखें, तो ये इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आप उम्मीद लगा के रखें जामिया आरसीए में इस बार। फिर एक वैरायटी ये हो गई जो लेटेस्ट, जो यूपीएससी का 40 से 50% सवाल पूछे गए थे पिछली बार, तो जामिया में दिखेगा ये इस बार सवाल। जैसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स। अब इन सवालों को कैसे सॉल्व करना मैं बता देता हूँ। जैसे वो बोलना है कि इसमें से इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट कौन से हैं। इन सवालों का तरीका ये होता है कि आप ये देखिए कि कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है। इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट उन्होंने बोला कौन सा है। तो अगर हम देखें, इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री मतलब कोई एक हमारे पास गुड्स है, ठीक है, वो टेंजिबल फॉर्म में है। टेंजिबल मतलब हमें दिख रहा है या हाथ में हम उसको देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो इन्वेंट्री तो नहीं होगा। हम करें तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, डी एलिमिनेट कर दो इधर से आप, इस तरीके से, मतलब मेरा ये डी तो नहीं होगा।
अब इंटेलेक्चुअल सर आवाज रुक गई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Let him join once again. वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। होल्ड कीजिए। हाँ, अब आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल सही। यस हाँ आ यस। रही है। जी। यस सर। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दीजिए। फिर ब्रांड रिकॉग्निशन, ब्रांड की कोई एक वैल्यू होती है, वो इंटेंजिबल होती है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसके करेक्ट आंसर में हमें एग्जामिनेशन हॉल में पहले रॉन्ग को ढूंढना है। एग्जामिनेशन आरसीए का एग्जाम जो होगा ना, आप देखिए क्या नहीं हो सकता। जैसे मैं इसमें हो गया, अब मेरे इसमें क्या हो गया, 75% के चांसेस हैं कि मेरे मतलब मैंने 100 में से 75 पे ले आया, फिर 50-50 पे मैं ऐसे ही ले आऊंगा। तो इस तरीके के सवाल आएंगे आपके पास, ठीक है। अभी मैं मुझे कंप्लीट करने हैं, जो भी डाउट है आप बिल्कुल मैं आपको डाउट के जवाब दूंगा। उसके बाद सर ये है कि कहाँ से पढ़ें, पीवाईक्यू कहाँ से देखें, कुछ लड़कों का सवाल था कल। तो एमसीक्यू एनालिसिस कैसे किया जाए, क्योंकि कुछ लोग खास तौर पे हो सकता है अटेम्प्ट ना दे रहा हो, जो बच्चे अच्छी तैयारी में भी हों, वो उन्होंने अटेम्प्ट रोका हो, एक दो ऑलरेडी अटेम्प्ट हो चुके हो। एक वो क्लास होगी जो बच्चा हमारे पास बिल्कुल फ्रेशर होगा, तो उसको अपने बेसिक्स अभी सही करने की जरूरत है। टू बी ऑनेस्ट बताऊं मैं आपको, आपने बेसिक्स पढ़िए, 9 से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो लेक्चर देखिए और उसको आप सही करिए, क्योंकि हम उस पर भी बात डिस्कशन करेंगे अभी। सबसे पहला जो है यूपीएससी प्रीवियस ईयर देखिए, क्योंकि जामिया आरसीए कभी कदार आज इट इज सवाल उठा के बस ऑप्शन चेंज करके आपको दे देगा आज इट इज। तो 2013 से एटलीस्ट, कम से कम 2013 से लेके 23 तक जितने भी पेपर हुए हैं, इकोनॉमी की बात कर रहा हूं मैं, उसके क्वेश्चन को, उसके ऑप्शंस को अच्छे से देखिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपके जल्दी हो जाते हैं, आपके पास टाइम बच रहा है, किसी भी कोचिंग का मॉक देख लीजिए, मॉक टेस्ट जो होते हैं, विजन आईएएस है और फोरम है। मैं दो सजेस्ट करूंगा आपको जो अच्छा लगे, फिर कोई फिजिक्स वाला है, ओनली आईएएस है, वगैरह वगैरह, जो आपको सही लगे, ठीक है। अगर आप उसको भी नहीं करेंगे, मैं आपको सजेशन दूंगा पर्सनल, विवेक सिंह कर लीजिए आप, 450, 550-400 किन का एमसीक्यू आता है मार्केट में, बहुत फेमस हैगा। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, जामिया के लिए अगर आप ये कोई कर लेगा और यूपीएससी प्रीवियस ईयर कर लेगा, मेरे ख्याल से ये मोर देन इनफ है। आपको 15 सवाल तक ये आपको टच कर देगा। कोई भी अगर जो बच्चा यूपीएससी की अच्छी प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुका है, तो उसका पीटी समहाउ मैनेजेबल हो। और जो फ्रेशर भी हैं, उन्होंने, जैसे कल एक स्टूडेंट कह रहे थे कि मैं ऑलरेडी सब पीजी कर चुका हूँ इकोनॉमिक्स और मेरे फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो आप प्रीवियस ईयर देखिए यूपीएससी के इकोनॉमी के खास तौर पे, उसके फंड देखिए किस सेक्शन से कैसे सवाल निकाला जा रहा है, ऑप्शन से एलिमिनेट, क्योंकि मैक्सिमम जब आप उधर गलती कर दोगे तो आपके चांसेस ब्राइट हो जाएंगे कि आप एक्चुअल पेपर में अच्छे आंसर के साथ आप कर लो। उसके बाद विवेक सिंह बहुत फेमस है। विवेक सिंह इसलिए मैंने आपको बता दिया, 450 इनकी बुकलेट आती है। नहीं होगा तो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे सर, तो मैं शेयर कर दूंगा सर, ग्रुप में डाल देंगे विवेक सिंह 450 एमसीक्यू, उसमें सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो ये आपका हो गया। तो अब कुछ क्वेश्चंस को, जैसे हमने पिछली बार सॉल्व किया था और आज हम उसको देख लेंगे। अभी एग्जांपल में बता देता हूँ कि जो हमने टॉपिक्स किए हैं, और आपके पास ऑप्शन है कि देखिए उस टॉपिक को कैसे हम कर रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन को अगर लें, जैसे मैंने बोला ना, ये क्वेश्चन जो ऑलरेडी मैं सॉल्व करा चुका हूँ, कि अगर हम इसको देखो एलिमिनेट करूं, तो इसका डी आपको एलिमिनेट करोगे तो ये गया मेरा, ठीक है, डी हट गया इस तरीके से, ये एलिमिनेट हुआ। ये आप ऐसा करिए एक्चुअल एग्जामिनेशन में, आप उसको एलिमिनेट करिए सवाल, क्योंकि नहीं तो आपको चारों ऑप्शन देखते रहोगे, कंफ्यूज हो गए। यूपीएस जामिया आरसी का पेपर सॉल्व करने का तरीका आपको सीखना है। मैंने इस क्वेश्चन को एलिमिनेट की, इस ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, इस ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे। तो अब क्या प्रोबेबिलिटी 50-50 हो गई है, क्या आप 50। अब जो आप ये देखिए कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये तुरंत मार के निकल जाएंगे। अगर डाउट आ रहा है कि ओनली 2 है, तो आप ये देखिए कि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो अगर ये कॉन्सेप्चुअल है, अगर आपको आ रहा है तो ठीक। सर इसमें ऑप्शन 1 जो है वो रॉन्ग ना होगा सर, डेप्रिसिएशन में तो सर एक्सपोर्ट जो हमारा वो इंक्रीज करता है।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ सर आ रही है। हाँ, अभी मैं डाउट थोड़ा रुक जाइए, जो डाउट होंगे, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जिससे और सारे बच्चों का बहुत लॉस हो जाता है। क्योंकि हमारा एक गाइडेंस प्रोग्राम था, मैक्सिमम जो मैसेज आए कि सर हमने पढ़ा हुआ है, आप तो हमें गाइड करिए बस। अगर डाउट होंगे मैं बिल्कुल कवर करूंगा, नहीं तो पर्सनल मैसेज होंगे सर के थ्रू, अगर क्लास में रह जाता है तो हम उसको कवर करेंगे डाउट्स को। ठीक है, मैक्सिमम है, मगर आज हम अभी एक बार देख सकते हैं कि पेपर सॉल्व कैसे किया जाता है। पहले लेट मी कंप्लीट दैट। उसके बाद कि देखिए जीआई, मैंने आपसे बोला, देखिए जीआई पूछा इन्होंने, इंपॉर्टेंट ऑफ, आप जामिया से प्रीवियस ईयर भी देखेंगे तो जीआई मिलेगा। देखिए इस टाइप के स्टेटमेंट, ओनली वन टू, नाइदर वन नाइदर टू, इसमें आप, इसमें मालूम है आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, आप इसमें गेस नहीं कर सकते, क्योंकि सही है तो सही है, गलत तो जैसे अब ये जिसने जीआई बेसिक पढ़ा है तो वो अच्छे से पहुंच जाके 10 साल के लिए, उसका ये बेसिक स्टेटमेंट है, 10 साल के लिए वैलिड होता है। मतलब मेरा किसी भी हाल में तो नाइदर तो गलत हो गया, ठीक है, तो मैंने 3 ऑप्शन बचा, अब 3 में देख लूंगा कि मेरा, तो ये भी गलत हो गया फिर मेरा अभी के हाल में, मतलब मेरा सेकंड तो सही है ही ना, तो या तो ये सही है और या तो ये सही है। अब इसमें आपको दूसरा पता होना चाहिए, जब आप पढ़ेंगे जीआई तो इसका आंसर जैसे ये सही है। तो आप ऑप्शंस को पहले देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, हम आपका ध्यान होना चाहिए ऑप्शंस पे, कि स्टेटमेंट के बाद जैसे हमने ऑफ बजट बोरोइंग पढ़ा था कल भी, तो हमने क्या देखा, 3 स्टेटमेंट देखे, फिर हम तुरंत ऑप्शन के पास गए। हमने ऑप्शंस में क्या देखा कि अच्छा कि डायरेक्टली है, अच्छा डायरेक्टली तो मतलब नहीं लेती ऑफ बजट बोरिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट को रॉन्ग किया, यहाँ से ये गलत हो गया, ये हो गया, तो मेरे पास 2 ऑप्शन बचे। अब मैंने 2 ऑप्शन में थर्ड तो मेरा सही है, तो थर्ड, अब थर्ड के थ्रू आप सोचिए कि सेकंड कैसे निकाला है, कैन रेज मनी थ्रू ऑफ बजट बोरिंग टू मेक डेफिसिट्स, मतलब ये है। तो अब वो क्या बोल रहा है कि इट इज टेकन इनटू अकाउंट वन फिजिकल डेफिसिट। अब जैसे मैंने बोला था कॉन्सेप्ट ही यही है कि फिजिकल डेफिसिट को में कैलकुलेट नहीं किया जाता, तो सेकंड हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया है, इधर से थर्ड स्टेटमेंट सही है, हमारे ये आंसर निकल गए। तो आप पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाइए, ऑप्शंस एलिमिनेशन। ठीक है, उसके बाद फिर हम अगर आगे बढ़े, देखिए ये देखिए, फिर ऑन स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, जैसे क्या है, अब फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन एंड डिक्रीज, न्यूज में रहा है कि भाई एग्रीकल्चर में फीमेल का रेशियो ज़्यादा था, जब हमारी एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में पूछा है, तो डिक्रीज हुआ, जैसे मैंने आपसे बोला ना कि एलपीजी रिफॉर्म्स हमने टॉपिक भी दिया है आपको, तो उसमें पूछा गया है। तो इसी तरीके से ये ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इस टाइप को, ऑलरेडी ओनली वन, ओनली टू, बोथ और नाइदर। अब फिर से देखिए 30 वाला, तो देखिए जो नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, और ये देखिए चेन बेस्ड मेथड, मैंने बोला ना हम जीबीए के थ्रू कर रहे हैं, और 3 मेथड्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो कर रही है, तो हमने जो टॉपिक्स दिए हैं वो मोर देन इनफ है, मैं आपको इसलिए दिखाते जा रहा हूँ। देखिए फिर आप ऑप्शंस के थ्रू देखिए, एलिमिनेट करिए। उसके बाद अगर हम इधर देखें, जैसे सीएजी, देखिए मैंने बोला ना सीएजी, अगर ये अकाउंट्स में ही पढ़ोगे आप, पॉलिटी के अंदर भी, अब देखिए फिर ओनली वन, ओनली टू, तो इसमें आपको क्या लग रहा है, इसमें ओवरऑल देख के लग रहा है कि आपको नॉलेज तो मस्ट होना ही चाहिए, नॉलेज। आप सिर्फ ऑप्शंस के भरोसे नहीं निकाल पाएंगे, आपको एक कॉन्क्रीट नॉलेज होना चाहिए, और क्वेश्चंस वैरायटी अच्छी है, क्योंकि हमारा जो आकलन करना होता है, एनालिसिस करना होता है कि पेपर कैसे आएगा, तो आपके पास क्या होता है, पीवाईक्यू। अब जामिया का पीवाईक्यू का स्टैंडर्ड देखिए ना, कि पिछली बार कैसा सवाल पूछा गया, तो आप क्या सोच रहे हैं, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कंपटीशन, तो क्वालिटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अगर इस बार 25 से 30 ही जाएगा फॉर्म, उससे नीचे नहीं जाएगा फॉर्म। उसके बाद अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में अगर करेंसी टेस्ट हो गया, ये कुछ छोड़ने वाले क्वेश्चन, इसलिए मैंने रखा है ये क्वेश्चन ना, किसी भी टॉपिक्स में नहीं थे, न्यूज में भी नहीं थे, और वो एग्जामिनर इसलिए बोला जाता है कि हर क्वेश्चन को किया नहीं जाता, मैंने बोला ना 75 से 85 का रेंज लेके चलना है। तो जो 15 सवाल हैं उसमें कुछ सीसेट के या इकोनॉमी के, पॉलिटी के कुछ सवाल आपको छोड़ने पड़ेंगे टाइम कंज्यूमिंग के कारण। हो सकता है कि आपने सुना ना, उसमें तुक्का लेने की जरूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट बताऊं,
आप गैस नहीं ले सकते। गैस उसमें लिया जाता है जिसमें कुछ नॉलेज हो, कुछ पता हो। ऑप्शन नहीं है। अब जो सपोज करिए गैस किस में ले सकते हैं, आपने जीआई पढ़ा है, ठीक है। अब वहां जीआई में आप गैस ले सकते हैं क्योंकि आपका एक स्टेटमेंट पता है। अब आपके पास 50-50 का ऑप्शन है, तो आप वहां गैस ले सकते हैं। यहाँ यहाँ पर आपके साथ इशू ये आएगा कि 25% सक्सेस रेशियो है। मतलब 25% ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। तो यहाँ आप गैस नहीं ले सकते इन सवालों में। अगर आपने कैसे करना है, पहले राउंड में आपको मैं बताऊंगा अभी पूरा ओवरव्यू कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो करंट में था इसलिए सवाल पूछा, देखिए। फिर उन्होंने बोला है ओनली वन, ओनली टू, बोथ। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। ऑडिबल जी। ऑडिबल। तो Yes, sir. ओनली वन, ओनली टू, Yes, sir. बोथ और नाइदर। अब देखिए अगर आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नहीं पता तो आप कैसे करेंगे बताइए। कोई एलिमिनेट नहीं कर सकता, कोई रीजनिंग नहीं लगा सकता, कोई तुक्का नहीं लगा सकता इसमें। तो इसलिए मैंने कहा है, देखिए हमने इसको कल पढ़ाया और हमने आज कवर भी किया है। उसके बाद देखिए स्पेशल डेटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड्स, देखिए आईएमएफ आ गया इसका। देखिए वर्ल्ड WTO, देखिए क्योंकि हमें ऑप्शन भी देखना है। अगर किसी सेटर ने ऑप्शन डाला है तो उसके दिमाग में WTO है, उसके दिमाग में IMF है, उसके इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन है। तो उसके पास चारों हैं। तो IMF पूछा जा चुका है, WTO इस साल पूछ ले, आपको कुछ नहीं पता। वर्ल्ड बैंक पूछ ले, तो WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। हर टॉपिक कवर करेगा। अगर आप मुझसे पूछे जितना मैंने दिया है मोर देन इनफ है, उसके ज्यादा किसी को पढ़ना है तो वेलकम है, पढ़ सकता है। जैसे ये देखिए, उसके बाद पेमेंट बैंक, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मैंने बोला ना पूछा है, जरूरी एक एक सवाल पूछते ही हैं। इसमें आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू, ये इजी है। अब ऐसे सवाल को मत छोड़िए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। ये ऐसे सवाल होते हैं ना, इसको करिए एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि यही एग्जाम निकलवाएगा। अब ओनली वन, ओनली टू में तो आप कुछ नहीं। अब इसमें क्या करेंगे बताइए, 25% सक्सेस रेशियो है इसका, एक एक ऑप्शंस का, ठीक है। कैसे आप गेस मारेंगे एग्जाम हॉल में बैठ के, मुझे बताइए। तो इसमें इसमें लेना है आपको गैस, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिख रहा है आपको। अगर एक भी ऑप्शन डिकोड हो गया ना तो आप 50-50 पे पहुंच जाएंगे। जहां 50-50 पहुंच गया था बिल्कुल ऑप्शन के साथ जाइए। उसके बाद जैसे ये देखिए, फिर ऑप्शंस वाले, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी न्यूज में था इसलिए सवाल बना। तो आप ऐसे सवालों को हमें करना है ऑप्शंस के एलिमिनेशन के थ्रू। उसके बाद देखिए फिर ओवर वैल्यू करेंसी, फिर फंडामेंटल से पूछा, जो मैंने बोला कि फंडामेंटल आपको पता ही होने चाहिए। तो ये देखिए 4 ऑप्शन है। अब उसको जिसको फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो वही कर पाएगा। अब इसको क्या, कौन सी में कोचिंग, कौन सा मटेरियल आपको बता पाएगा। अगर कोई बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है आपसे, ठीक है। फंडामेंटल को बिना आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अब देखिए फिर से देखिए, फिर उन्होंने क्या पूछा, फंडामेंटल पूछा, मॉनेटरी पॉलिसी जो हमने कल डिस्कस। अब देखो ये देखिए, एग्जामिनर ने AB में चेंज किया ना। देखिए ये तो RCA ने पिछला खुद इंट्रोडक्शन किया है, ABCD, ये कहीं यूपीएससी में भी नहीं था। तो एग्जामिनर ने होता 1 और 2 कर देता, ठीक है, 3 और 4 कर दे, मगर उन्होंने खुद ही चेंजेस लाए। एक पैटर्न यूपीएससी को दे दिया एक टाइप का, समझिए। तो यूपीएससी को बता रहे हैं, ऐसे भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो जामिया में बोल रहा हूँ ना, इस बार मान के चलिए ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ये सब स्टेटमेंट दिखेंगे आपको इस बार जामिया RCA में। मतलब ये गैस है, 100%, कोई नहीं श्योर हो सकता, मगर मुझे जहां तक उम्मीद है आने चाहिए। उसके बाद ये देखिए CPI पूछा है, WPI पूछा है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे और मैंने अपने कोर कॉन्सेप्ट में, सॉरी, हाँ, WPI CPI ये बेसिक है, आपको इसी तरीके सवाल मिलेंगे। अब देखिए, अब वो आपसे क्या चाह रहा है, WPI CPI में आपको गैस लगने नहीं दे रहा है, आपको पता होना चाहिए। देखिए ऑप्शन किस तरीके से सेट है, जहां कुछ ऐसे सवाल होंगे कि जो आपने नहीं सुने, वो ऑप्शंस के थ्रू आपसे निकलवा देगा आंसर। मगर जहां आपको नहीं पता ना, तो आप इसमें क्या करोगे बताओ। अब किसी लड़के ने CPI समझ में नहीं आता तो आप क्या करोगे इसमें,
नहीं कर सकते क्वेश्चन, आपको आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर है, मैंने बोला ना, अब उसे पता है यार ये टफ सवाल है, नॉन टैरिफ बैरियर है, सवाल बनाया उन्होंने। अगर एडवोलेरन टैक्स होगा जो वैल्यू पे लगता है या लग्जरी प्रोडक्ट्स पे लगता है, आपने देखा बी, एलिमिनेट किया यहाँ से बी। अब ये दो ऑप्शन बचे, आप दोनों ऑप्शंस को रीड आउट कर लीजिए कि मतलब मेरा डी तो सही है, इम्बार्गोस मतलब इम्बार्गोस कितना है, ठीक है। उसके बाद आप ऑप्शंस को देख लिए, ए सही है, और सी को देख लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी, बिल्कुल हाँ ठीक है, आंसर लेके चले। ऐसे क्वेश्चनों को नहीं छोड़ना है एग्जामिनेशन हॉल में। ऐसे सवालों को अगर आप छोड़ लेना है ना, तो समझ लीजिए 40 और 45 का जो बेंचमार्क है बहुत मुश्किल हो जाएगा कवर करना इस बेंचमार्क को। लग रहा है कि बहुत इजी है, मगर टू बी ऑनेस्ट इतना इजी भी नहीं है। तो इसी तरीके से ये देखिए कमेटी, मैंने बोला ना कि पॉवर्टी से रिलेटेड आएगी, ये देखिए आप, तो इनका फेवरेट टॉपिक है पॉवर्टी, एस्टिमेशन ऑफ उसका कमिटीज। अब देखिए इन्होंने क्या किया, ऑप्शंस में खेला फिर से इस बार ए बी के थ्रू। अगर चाहते 1 2 भी लिख सकते हैं, मगर उन्होंने माइंड में आपको गेस करवाया। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी है, मैंने बोला ना नंबर, इसको कल बताया भी था आपको कैसे इसको करना है, एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को। फिर देखिए ओवरव्यू, मैंने बोला था थोड़ा ओवरव्यू पता नहीं, नेशनलाइजेशन बैंक्स, नरसिम्हम कमेटी, एक्सिम बैंक। तो इस बार मैंने बोला सेबी, नाबार्ड के कुछ टॉपिक्स होगा जो इंपॉर्टेंट होंगे इस बार, तो ये सब देख लीजिए एक बार। इसमें देखिए अब हाँ, इसमें मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कैसे निकलेगा, ऐसे अगर सवाल आए। देखिए इधर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, ठीक है। अब आपने ये देखा कि मतलब आपको लॉजिकल गेस दे रहा है एग्जामिनर, तो मैंने ये एलिमिनेट कर दिया, मतलब 2 में से होगा। अब मुझे मारना ही है, मुझे आ ही नहीं रहा है कि भाई करेंगे कैसे सवाल, मेरा इतना सेक्शन निकल ही नहीं रहा। अब देखिए यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो मतलब इस ऑप्शन के साथ में जा सकता हूँ क्योंकि ये दोनों में से अब एक मानना है। तो ये बी ए सी, बी सी ए, तो हमने यहाँ से पकड़ा कि ये मैं बी के साथ चले आऊंगा, ये ऑप्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। एग्जाम हॉल में आपको नहीं पता है, तो ऐसे सवाल को ऐसे देखना है आपको कि किस तरीके से लॉजिकल गेस लेना है, अगर नहीं पता, क्योंकि ये क्वेश्चन करने लायक एग्जामिनेशन हॉल में। एक मिनट, फिर सर आपने ये 2 ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट किए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। Yes, sir. जैसे जैसे 4 ऑप्शन थे हमारे पास, अब मुझे नहीं पता, एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा सभी फिर इस बार सवाल आ जाता है। तो मैंने देखा इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, लास्ट में जैसे हम कहें ना कि एक ए बी सी, यहाँ पर बी ए सी, ठीक है। फिर जैसे इसमें दिया है बी सी ए और सी ए बी, ठीक है। अब ये देखिए कि एग्जामिनर कहीं ना कहीं उसको पता है कि बच्चे को नहीं पता चलेगा कि नेशनलाइजेशन कब हुआ, नैक्सिमम कमेटी कब हुई। तो मैंने कहा यार अच्छा मैं कुछ देखता हूँ, तो इधर भी सी है लास्ट में, इधर भी सी है लास्ट में, मतलब इसके चांसेस ज्यादा है। मगर इस सवाल को देख लिया, कुछ मैच हो रहा है दोनों में, यहाँ बी है यहाँ सी आ रहा है, तो बी सी ए सी ए बी, कोई लॉजिक बैठ ही नहीं रहा है हमारा, ठीक है। मगर हम देख रहे हैं ए बी सी बी ए सी, मतलब सी सी है, तो इधर हम मतलब मैं कहता हूँ लास्ट में उसने सी है, मतलब अब लास्ट में क्या देखे, अब हम जाएं क्वेश्चन में जाएं। अच्छा सी मैक्सिमम कमेटी, अब थोड़ा गैस लगाइए, एक्सिम बैंक मतलब, एक्सिम मतलब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, या नेशनलाइजेशन भारत आजाद हुआ होगा तो सबसे पहले नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया गया होगा, एक गैस लेते हैं। मतलब मैक्सिमम कमेटी ऑन बैंकिंग बनी गई होगी, पहले नेशनलाइजेशन हुआ होगा तो फिर बैंकिंग हुई होगी, जाहिर सी बात है। तो मैं देखता हूँ, तो अब मैंने देखा कि मुझे इसमें डाउट है। मैंने क्या देखा कि ओके, स्क्रीन शेयर क्यों नहीं आ रही है? किसी ने स्क्रीन अपने तरफ से शेयर कर दी, इस वजह से मेरी स्क्रीन रुक गई। ऐसा सर, मत करो यार, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? हैं Why you are sharing your screen? मैं रिमूव कर दूंगा जब आप लोग को, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आपने क्या देखा कि इसमें 50-50 है। अब इस क्वेश्चन को तो करना ही है एग्जाम हॉल में, क्योंकि ये एक नंबर दे के जाएगा, हो सकता है कट ऑफ वाला नंबर हो। तो एग्जामिनर चाह रहा है एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप। अब देखिए मैंने जब इसको एलिमिनेट किया और इसको एलिमिनेट किया, अब मैं गेस लेना है मुझे एग्जामिनेशन हॉल में। देखिए इधर ए है, अब देखो इधर भी बी था, इधर भी बी था, मतलब उसने मुझे डिकोड दिया कि पहले में तो यार बी आ सकता है,
मतलब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक पहले में हमें, मेरा दिल इंट्यूशन भी ये कह रहा है, मतलब बी हो सकता है। फिर इधर भी ए दिखा मुझे, इधर भी ए दिखा और सी तो मैंने मानी है, तो मैं इस ऑप्शन के साथ जाऊंगा। समझ में आया आप लोगों को? सर रिपीट करना एक बारी। रिपीट करें एक बार और? चलिए कर देते हैं, क्योंकि टाइम हमारा क्रॉस हो रहा है। सर इसलिए सी मैं वाला ऑप्शन तो क्लियर है सर। हाँ ठीक है, तो एक बार ऐसा करिए कि जब वीडियो डाउनलोड आप लोग को दे दी जाएगी तो एक बार समझ में आ जाएगा, आप इसको ध्यान से देखेंगे एक बार और। यस सर क्लियर है। उसके बाद ये देखिए, फिर देखिए बेसिक ही पूछा गया है। अब बेसिक है, पता होगा कि इकोनॉमी कैसे चलती है, इस तरीके का कर्व बनता है पूरा का पूरा, उस कर्व के थ्रू आप देखिए वन वर्ड है जो हमने कहा ना, पिछली बार यूपीएससी ने बीटा पूछा था, जिस तरीके तो जामिया ने हॉकिंस स्टैंड डायरेक्ट पूछा कि भाई क्या होता है आप बताइए उनको डायरेक्ट। फिर इसके बाद हम देखें मर्केंटाइलिस्ट थ्योरी, ये तो हिस्ट्री का टॉपिक था, टू बी ऑनेस्ट बताऊं, जो इकोनॉमी के टर्म में पूछा था उन्होंने, हिस्ट्री का टॉपिक, तो इसका बैलेंस ऑफ ट्रेड था। मगर ऐसे सवाल को छोड़ना होता है, लीव करना होता है, ठीक है। कुछ सवाल होते हैं ना, मैंने बोला लीव करना होते, सब नहीं करने होते। इसलिए सबसे पहला हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हम देखें, एक मिनट, हमें सबसे पहले क्वेश्चन ओवरव्यू देखना है, पूरे पेपर को 1 से लेके 100 तक आप देखिए। तो पहले राउंड में जो श्योर शॉट आते हैं उसको करते जाइए, जो आपको आते आ रहा है उसको करते जाइए। सपोज करिए पहले राउंड में आपके पास बने 30 से 35 सवाल, अगर कोई सी सेट में कंफर्टेबल है नहीं है तो इजी वाले हैं वो करके आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है लास्ट में 90 से 100 सवाल हो ना, वो इतने इजी हो कि आपको पूरे बन रहा, मगर आपने पेपर को नहीं देखा, वो पेपर छूट गया, तो फिर आप यू आर डूइंग सुसाइड एट दैट टाइम। सेकेंड राउंड में जिसमें आप 50-50 हैं, जिसमें आपने एलिमिनेट कर लिया था, 50-50 सवाल में फंसे हुए थे, आप उन सवालों को करिए। थर्ड राउंड में आप जिसमें एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए, अगर आपका 75 to 85 का ब्रैकेट नहीं टच हो रहा है, पहला राउंड डिसाइड करेगा आपकी कट ऑफ निकलेगी नहीं निकलेगी। अगर पहले राउंड में आप 40 से 50 सवाल हल कर लेगा, तो आप ये मान के चलिए कि पहले राउंड में ही आपने 40 से 50 कर लिया, तो आप बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट में होंगे। तो आप दूसरे राउंड में आप एक सेफ ऑप्टिमम स्कोर ले जाएं और 75 से 85 के बीच में कर ले। और अगर नहीं, पहला ही राउंड आपका 30 तो 35 है, तो मतलब आपने अपना कॉन्फिडेंस रखिए कि सेकेंड राउंड में आपका पेपर निकल जाएगा। और अगर 15 से 20 सवाल हैं तो भी विश्वास रखिए, मगर अब कुछ बन ही नहीं रहा पूरे पेपर में, तो फिर सॉरी टू से, मतलब आप अभी जामिया जैसे प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन के लिए अभी रेडी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट बताऊं मैं आपको, इसमें कोई वो नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि जस्ट आप कॉलेज से पास आउट हुए हैं और आपका इकोनॉमी का ई भी नहीं आ रहा है और मैं आपको तसल्ली दे दूं कि आपका हो जाएगा। तो सॉरी टू से, ट्राई नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ये मजाक भी समझिए, मगर ये हकीकत है। एक कहावत आरसी में बहुत मशहूर है कि कुछ लोगों का यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, मगर आरसीए का एंट्रेंस नहीं हुआ। उनको इस चीज का मलाल है, मलाल समझते हैं कि यार आरसीए नहीं निकल पाया। तो आप ये सोचिए कि लेवल है इस एग्जाम का। तो कोई हमारी क्लासेस आप 15 दिन बिल्कुल करिए। देखिए मैंने आज मैक्सिमम चीजें आपको कवर कर दी, ठीक है। कॉन्सेप्ट जैसे तो हर चीज का नहीं बता सकता, बाकी अभी मेरी 2 क्लासेस और हैं, तो जो पॉलिटिक्स टाइम में अगर कुछ डाउट होंगे तो मैं उसको कवर करूंगा, क्योंकि तो मैक्सिमम हमने ओवरव्यू बता दिया आपको, ठीक है। स्लाइड्स आपको बिल्कुल मिल जाएंगी, जो मैंने ये स्लाइड्स आपको बताई हैं स्टार्टिंग में, ये देखिए स्लाइड्स आपको पूरी मिल जाएगी, इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए। होपफुली जो लड़कों का सिलेबस, जब गर्ल्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर मैं आपको ये स्लाइड प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, किस तरीके से उसको आपको क्वेश्चंस को लेना है कट ऑफ से रिलेटेड, या इस तरीके से जो भी है आपको सोर्सेस। और मेरे हिसाब से तनवीर सर, हाँ आमिर, हेलो सर। मैं एक चीज बोल दूं आप लोग को, सर एक क्विक डाउट मुझे बोलने दीजिए, मैं उसके बाद आप लोग बोलिएगा, बस 1 मिनट लूंगा। सर ने जो भी आज बताया है, टिप्स ट्रिक्स, है ना, दिस अप्लाइज टू एवरी सब्जेक्ट, वेदर इट इज हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, जो भी है। इस टेक्निक का आप लोग जरूर इस्तेमाल कीजिए
और सर ने जो बात कही है बहुत सही कही है कि जो आरसी के जो एग्जाम है टफ है, बट आपको इस बात को सोच के डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन लास्ट ईयर हुआ है, लगभग हमारी नजर में ऐसे 21-22 बच्चे हैं जो बिगिनर्स थे, 21-22 बच्चे जो मेरी लिस्ट में थे, जो बिगिनर्स थे, और आप लोग की जो तैयारी थी उसी के आसपास थी। लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको एग्जामिनेशन हॉल में म्यूट कर लीजिए आप लोग। आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड अपनी अच्छी रखनी है, और जो भी सर ने भी टिप्स बताए, तरीके बताए, इसकी वीडियो तो शेयर करूंगा ही, उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। बहुत अच्छे तरीके से रणवीर सर, हाँ, इसीलिए हमने बोला कि हमारी जितनी भी क्लासेस है, मैं इतना कह सकता हूँ अगर किसी बच्चे ने सिर्फ बेसिक्स भी होगा और हमारी क्लासेस का अटेंड किया तो होपफुली वो कट ऑफ तो क्लियर कर लेगा। ये जामिया आरसी की जो गाइडेंस प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं ना, इसकी वर्किंग हम लोगों ने 1 महीने पहले की है कि हमें क्या पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, किन बात का ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों ने ट्रेंडिंग देखी, हम लोगों ने PYQ देखा, हम लोगों ने एनालाइज किया PYQ देख के। इवन यूपीएससी सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। फॉरेस्ट की और यूपीएससी की भी हमने PYQ देखी। तो हम लोगों ने इस पर वर्किंग की, इस पे होमवर्क किया कि हम क्या बेस्ट दे सकते हैं आपको, और उसी की बेसिस पे ये 15 डेज का गाइडेंस प्रोग्राम हम लोगों ने लॉन्च किया। तो आप इफ यू आर मिसिंग एनी क्लासेस सेशन, यू आर मिसिंग अ लॉट। आप वीडियो देखिए, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पे आप अपने डॉट क्लियर कर सकते हैं। ये जो आज इकोनॉमिक्स की जो सिलेबस, मतलब सिलेबस के हैं, जो भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक दिखाई गई है, ये आउट ऑफ 100 में आप समझ लीजिए 35-30 के आसपास 40 है। तो हम लोग ने फिल्टर करके आपको वो चीजें देने की कोशिश की जो आने हैं, आ सकते हैं। तो अगर आप इन चीजों को देख लें, इन टॉपिक को पढ़ लें, करंट अफेयर्स बहुत ही सटीक, बहुत ही क्लोज है। तो जैसा सर ने जैसा बताया, आप 10 to 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से करके आओ। सर यू आर नॉट ऑडिबल। आप लोग 10 से 15 क्वेश्चन करके आओगे जिस तरीके से सर ने बताया था। तो जो भी इस स्लाइड्स में दिखाए गए हैं टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के, ये 35 to 30% ही है इकोनॉमिक्स के।